नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे रेमेडीज यानी ज्योतिष शास्त्र में जब हम प्रिडिक्शन के लिए जाते हैं जन्म कुंडली के कि भविष्य यानी फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इस बात पर भी सबका ध्यान जाता है कि आखिर ये प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या है। तो उसके उपाय के लिए रेमेडीज यानी उपाय पर वीडियो बनाया है मैंने। बहुत लोगों की क्वेरीज आई मेरे चैनल पे कि मेरे ये दोष हैं कुंडली में, इसका उपाय क्या है। तो सक्सेस पाने के लिए उपाय करना भी जरूरी है। सब कुछ सिर्फ प्रिडिक्शंस के लिए देखना और उस पर अमल नहीं करना, यानी उसके लिए कोई उपाय नहीं करना, जब तक आप सोर्स को बंद नहीं करेंगे तब तक वहां परेशानी आपकी कुंडली में आती रहेगी। अब उपाय खास करके देखिए 3 तरह के होते हैं। एक जो आपकी जन्म कुंडली में है, जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट जो आपकी जन्म कुंडली में है, अगर कोई दोष है, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य और केतु आपके लग्न में है, तो ये ग्रहण दोष हो जाता है। तो लग्न में सूर्य केतु एक ग्रहण दोष बना तो रहा है, आप उसको जान भी गए, लेकिन उसका उपाय क्या है, तो इस बात को हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले हम इसको स्टार्ट करें तो इस बात को जानना जरूरी है कि बर्थ कुंडली यानी कि आपके बर्थ टाइम का जो पिक्चर ऑफ द स्काई है वो फिक्स्ड है, ये हमेशा के लिए परमानेंट रहती है जन्म कुंडली। तो इसके उपाय जो जन्म कुंडली से दोष निकलता है उसके उपाय पूरे जीवन करना होता है। दूसरा उपाय जो हम करते हैं वो करते हैं महादशा के हिसाब से, जो दशा आपकी चलित है या जो अंतरदशा आपकी चलित है उनके उपाय, अगर वो उसमें दोष है उस ग्रह में, तो उनके उपाय क्या होंगे उस दशा के, महादशा के या अंतरदशा के। और तीसरा उपाय हम इस तरीके से करते हैं कि कुंडली में जो ग्रह चलित हैं यानी सारे ग्रह चलित हैं, तो चलित सिचुएशन में खास करके जब वो अष्टम स्थान पे फॉर एग्जांपल या 12th हाउस में जाते हैं, छठे स्थान में सिवाय शनि के, मंगल के या राहु के, तो बाकी सब ग्रह भी जब छठे स्थान में जाते हैं तो ये परेशानी के घर होते हैं। छठा स्थान, आठवां स्थान, 12वां स्थान। तो उस ड्यूरेशन के लिए अगर शनि की बात करूं 8वें स्थान पे, तो 2.5 साल या 2.25 साल करीब 8वें स्थान पे रहते हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब ये गोचर कर रहे हैं और 8वें स्थान पे रहेंगे तो उसके उपाय क्या होंगे, क्या होने चाहिए, इन बातों को चल करके इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए आपके जो संचित कर्म है यानी कई जीवन का जो कर्म है उसका एक आप बना लीजिए कि एक सिनॉप्सिस यानी एक टोटल फाइनल रिजल्ट बना लीजिए। और जो इस जन्म में फलित होना है यानी प्रारब्ध का कर्म जो इस जन्म में आपको फलित होना है, आपको पाना है, तो प्रारब्ध के कर्म के हिसाब से आपको आपकी जन्म कुंडली मिलती है। यानी जिस वक्त आपने आपका जिस समय पे जन्म हुआ है उस समय आपका प्रारब्ध क्या बोल रहा था, इस जीवन काल में क्या आपके लिए फलदायी होगा, उसका पिक्चर यहाँ पे जन्म कुंडली आपके सामने आती है। और ये बड़ी विडंबना है कि देखिए सारे ग्रह जो हैं, सारे घर जो हैं सिवाय एक घर के दशम स्थान जिसको कर्म स्थान बोलते हैं, यानी यहाँ आपको फ्री विल और फ्री स्पेस दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन बाकी 11 घर जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं। तो ये पैराडॉक्स है यानी विडंबना है इस बात की कि देखिए कैसे हमें एक खूंटी से बांध दिया गया है और कर्म करने के लिए बोल दिया गया है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि खूंटी से हम बंधे किस वजह से, अपने पुराने कर्मों के वजह से। तो यहाँ पहला घर बताता है कि हमारी जैसे फिजिकल बिल्ट कैसी रहेगी, कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा। बिल्ट से मेरा मतलब है खास करके जैसे हाइट, तो हाइट हमारी कैसी रहेगी, हमारे आईज के कलर क्या रहेंगे, जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते हैं उस फिजिकल बिल्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाउस यहाँ से वो बताता है, यानी एसेंडेंट लग्न आपके बारे में ये बताता है। दूसरा घर एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे 11 घर जो हैं आपके जन्म कुंडली के वो सारे फिक्स्ड हैं और सिर्फ एक घर दशम स्थान दिया गया है जो फ्री विल यानी कर्म स्थान को माना गया है कि आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे फिजिकल बिल्ड तो आपको दे दिया गया कि हाइट आपकी इतनी रहेगी, लेकिन आप एक्सरसाइज करके, जिम करके, स्पोर्ट्स करके अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंटरनल हेल्थ को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कर्म स्थान है, ये फ्री विल है आपका कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरा स्थान जो है ये आपके कुटुंब का स्थान है, यानी किस परिवार में आप जन्म लेंगे। तो जिस परिवार में आप जन्म लेंगे यहाँ भी आपका कंट्रोल नहीं है। तीसरा स्थान आपके भाई बहन कैसे होंगे ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से चौथा स्थान मातृस्थान यानी माता का स्थान, वहाँ भी कंट्रोल नहीं है कि आपको कैसे माता पिता मिलेंगे। पिता का स्थान नवम स्थान। पंचम स्थान बच्चे का स्थान, आपके कैसे बच्चे होंगे। तो इस तरह से 11 घर फिक्स्ड हैं और आपके
कुंडली में ग्रह भी यानी प्लैनेट्स भी हर एक अलग-अलग घर में स्थित होते हैं और अगर कोई ग्रह दोषित पोजीशन में होते हैं या मान लीजिए राहु या केतु आपके नवम स्थान पे भाग स्थान पे बैठ जाते हैं तो वहां पे पितृ दोष बन जाता है। इस तरह के राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो फिर ये काल सर्प दोष बन जाता है। तो इस तरह के दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, इस तरह के बहुत सारे श्रापित दोष, शनि राहु का, सूर्य राहु या सूर्य केतु का ग्रहण दोष, इस तरह के दोष कुंडली में पाए जाते हैं जिसपे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि इसके रेमेडी क्या होनी चाहिए। तो इस बात को डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके संचित कर्म में से जो प्रारब्ध कर्म है इस जन्म में जिसको भोगना है उसके हिसाब से आपको जन्म कुंडली मिलती है और जन्म कुंडली के बाद आप उसमें रेमेडी को सिर्फ वीडियो में सुन करके उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो इस वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वीडियो का फायदा आपको तभी होगा जब आप सिर्फ ज्योतिष को माने नहीं, उसको जाने भी, यानी उसको अप्लाई भी करें। रेमेडी यानी ऐसा हो गया कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्रिप्शन आपने लिखवाया लेकिन आपने दवाइयाँ नहीं खाई और दवाइयाँ खाए नहीं या दवाई जिस तरह से आपको फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया गया वो आपने किया नहीं, जिस तरह की डाइट के लिए एडवाइस किया गया वो आपने किया नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ प्रिडिक्शन के बेस पे अपने ज्योतिष चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, कई सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए आप, कई सारे चैनल्स को फॉलो कीजिए, लेकिन रेमेडी तो लास्ट में जो सोर्स है आपकी जन्म कुंडली है, आप ही की जन्म कुंडली है, उसको वहां पे जाके सोर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये प्रीफेस था, बेसिकली प्रीफेस मतलब एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है अपने एक्सपीरियंस से कि रेमेडी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। यहाँ हमारे पास 12 घर हैं, 12 घर यानी यहाँ पे देखिए खास करके जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से 10 ऐसी राशि है जिनके प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट जो है यानी जिनके स्वामी जो हैं, जिनके कर्ता धर्ता हैं, जो 10 राशि है, इनमें से 5 ग्रह हैं। तो 5 ग्रह कंट्रोल करते हैं 10 राशियों को। इसके अलावा कर्क और सिंह, ये 2 राशियां हैं जिनके अकेले स्वामी हैं यानी चंद्रमा और सूर्य, कर्क के चंद्रमा और सूर्य के सिंह के सूर्य। तो ये 7 हो गए, 5 2 7 और राहु केतु। तो ये 9 ऐसे ग्रह हैं जिनसे रेमेडी जिनको हमें देखना होता है कि इनकी पोजीशन जन्म कुंडली में कैसी है और या कहाँ से दोष बन रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं किसी भी कुंडली में, मान लीजिए कि यहाँ पे 7वें घर में सूर्य है और शनि 10वें स्थान पे बैठे हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि सीधा यहाँ पड़ेगी आपके सूर्य पे और ये हाउस ऑफ मैरिज होने के कारण यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना देता है आपके मैरिटल लाइफ में, यानी शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाते हैं जब शनि की दृष्टि सूर्य पे सप्तम स्थान पे पड़े, चाहे वो किसी भी तरह से पड़े, दशम स्थान से पड़े या लग्न में बैठ करके सप्तम स्थान को सूर्य को देख रहे हो या पंचम स्थान में बैठ करके सूर्य को तीसरी दृष्टि से देख रहे हो, पंचम से सप्तम को शनि देख रहे हो, तो यहाँ भी डिस्प्यूटेबल, एक पूरब है यानी सूर्य जो है वो ईस्ट है और शनि जो है वेस्ट है, एक लोहा है एक आग है, इसी तरह से। और फिर जब अगर मंगल का भी इसमें मिलान हो गया, मान लीजिए शनि सूर्य यहाँ बैठे और मंगल लग्न में आ गए, तो मंगल की सीधी दृष्टि, तो ये बिल्कुल जिसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब, वो ऐसा बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मंगल जो है ये माचिस की तिल्ली है, कैटेलिटिक है, कैटेलिटिक यानी किसी को बढ़ावा देने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला प्लैनेट है, एक्शन का प्लैनेट है, फोर्स का प्लैनेट है, कमांड का प्लैनेट है। तो ये माचिस की तिल्ली हो गई जिससे बॉम्ब बनता है सल्फर, ये सल्फर है और ये आग है यानी सूर्य अग्नि है और शनि लोहा है और इन्हीं 3 चीजों से बॉम्ब का निर्माण होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो कुंडली में जब भी शनि, सूर्य और मंगल का 7वें घर पे दृष्टि पड़ती है तो एक डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है मैरिटल लाइफ में ये कहीं भी जाकर के कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे कुंडली में एक बड़ी प्रॉब्लम, लाइफ टाइम रिमेंबर करने वाली इवेंट लाइफ में हो जाती है, जिसको फिर बाद में चल के आफ्टर डेथ द डॉक्टर कहते हैं कि जब होने के बाद सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं बच जाता। तो उसके पहले ही रेमेडीज ऐसा नहीं है कि आप करेंगे तो इवेंट को पूरी तरह बदल देंगे। इवेंट को पूरी तरह से बदलना नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, लेकिन बहुत हद तक उसको मैनेजमेंट के तहत कंट्रोल किया जा सकता है। उससे, उस रास्ते से गुजरने में आप किसी तरह से अपने बुद्धि और रिसोर्सेज को लेते हुए बुद्धि से आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो जो नॉन रिसोर्सेज है हमारे पास, हम उसी नॉन रिसोर्सेज से, यानी यहाँ वेद का वर्णन है, ज्योतिष वेद का छठा अंग है, वेदांग है। तो वेदांग
छठा वेदांग जो है उसको ज्योतिष बोला गया है और ज्योतिष को नेत्र माना गया है वेद का। ऐसा बोलते हैं कि जो ज्योतिष नहीं जानता वो वेद को नहीं समझ पाता, क्योंकि ज्योतिष को नेत्र माना गया है वेद का। तो उसी वेद से हम समझते हैं इस बात को कि कैसे जीवन जीने के लिए जो दोष हमारे प्रारब्ध में हैं, संचित कर्म से आए हैं, इस जन्म कुंडली को हमें जो मिला है, तो इसके उपाय क्या हैं। जिस वेद ने हमें ज्योतिष सिखाया, उसी वेद से हम इस बात को समझते हैं कि इनके उपाय क्या हैं। अब वेद में देखिए अथर्ववेद जो है, जिससे आपका आयुर्वेद का जन्म हुआ, उपवेद बोलते हैं उसको, आयुर्वेद का जन्म हुआ, तो उसी तरह से अथर्ववेद में सारे ग्रहों के उपाय दिए गए हैं और उपाय को भी करने का तरीका अलग-अलग है, सबके लिए अलग है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह तो ठीक है, 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह के फिक्स्ड उपाय होंगे, लेकिन करने का तरीका फिर भी अलग क्यों है? क्योंकि पंच तत्व से बना हुआ है। ये राशियाँ जो हैं ये 4 तत्वों से बनी है। 5वां तत्व जो है वो आकाश तत्व है, वो हर राशि में पाई जाती है। तो जो 4 पंच तत्व है और 5वां आकाश जो सारी राशि में पाई जाती है, तो राशियों को डिवाइड किया गया है इसी तत्वों में। तो मेष, धनु और सिंह राशि ये अग्नि तत्व की राशि है। तो इनको सबसे अच्छा उपाय कौन सा सूट करेगा? क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, तो यहाँ होम, हवन या दिया। होम कुछ नहीं है, होम बस ये है कि हवन का शॉर्टर फॉर्म है। होम्स वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होम से कंफ्यूज मत होइए। होम इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ हवन। हवन थोड़ा और एक्सप्लिसिट और एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हवन, होम और दिया जलाना, अगर दोनों पॉसिबल नहीं है नियमित तौर पे, तो दिया जलाया जा सकता है। तो अग्नि तत्व राशि ये होती है। दूसरा है अर्थ यानी भूमि कारक। और भूमि कारक रेमेडीज कैसी होती हैं? भूमि कारक रेमेडीज ऐसी होती है, पहले राशि के नाम बता दूं आपको, वृषभ, कन्या और मकर। तो भूमि से जुड़े यानी कि कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपने मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन दिया हो, या बने हुए मंदिर के मेंटेनेंस के लिए आप डोनेशन दे रहे हो, किसी भी तरह से आप डोनेशन दे रहे हो, चाहे सेवा दान दे रहे हो, तो वो पृथ्वी से बनी हुई मंदिर के प्रति पृथ्वी, तो वो आपके लिए यहाँ वृषभ और कन्या और मकर, इन 3 राशियों के लिए इस तरह से रेमेडी करना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब चींटियाँ क्या है? धरती पे रहती है, ज़मीन पे रहती है, तो चींटियों को दाना डालना इन 3 राशि को ज़्यादा सूट करेगा। अगले 3 राशि जो है, ये है आपके मिथुन, तुला और कुंभ। ये वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि से क्या मतलब है कि बाई एयर, तो वायु तत्व मतलब मंत्र से। तो ये मंत्र जाप करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ, तो इनको ज्यादा सूट करेगा। ये चिड़िया को खाना खिलाना, चिड़िया वायु तत्व यानी वायु में उनका रहना होता है, तो चिड़िया भी यहाँ पे वायु तत्व। होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ना यानी कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, जिस धर्म के भी आप हैं, उसको पढ़ना भी वायु तत्व, क्योंकि वो भी इथर्नल है, यानी कि आपके दिमाग में रहता है, बुद्धि है वो। और चौथा जो है ये जल तत्व है, यानी कि 4, 8, 12 जो राशियां हैं, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व राशियां हैं। तो जल तत्व राशि वाले जो है, इनको खास करके फिश नहीं खानी चाहिए। जो जल जीव हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनका डाइट नहीं लेना चाहिए। और रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। तो रुद्राभिषेक, गंगा स्नान, होली बाथ, हर्बल बाथ, इस तरह की चीज़ों से इनको फल ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह का वर्णन है अथर्ववेद में कि हर तत्व को, राशि को अलग-अलग तत्वों के हिसाब से बाँटा गया है। तो किस रास्ते से वो रेमेडी करेंगे जिससे उनको सफलता और उनकी लाइफ को सक्सेस में बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको कंटेन की जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवग्रह के मंत्र से। जो नवग्रह यानी 9 ग्रहों के जो मंत्र है उससे शुरू करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य का दोष है, यानी सूर्य 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए हैं, छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में, या सूर्य और राहु की युति है, या फिर सूर्य किसी भी तरह से शनि से दृष्ट है, यानी अगर मान लीजिए तीसरे भाव में आपके शनि है और यहाँ पे नवम भाव में सूर्य है, तो शनि की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो ये एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो जाता है। और या फिर दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि शनि तीसरे भाव में है और सूर्य आपके
12वें भाव में है। तो शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो यहाँ भी गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, पिता से प्रॉब्लम आ सकती है किसी तरह की। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखें, तो अगर आप प्राइवेट प्राइवेट जॉब में हैं और वहाँ पे आपको अपनी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो रही है या आपके सीनियर से या बॉसेस से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। यश सम्मान के लिए, एक रॉयल्टी के लिए लाइफ में आपको सूर्य की पूजा यहाँ करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, पुलिस केस चल रहा हो या किसी भी तरह का कोई केस चल रहा हो या प्रॉब्लम आ रही हो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से, तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए। पिता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा हो, यानी विल वगैरह के लिए, वसीयत के लिए, तो भी सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब सूर्य की पूजा कैसे की जा सकती है, तो हम फिर अथर्ववेद पे देखते हैं, निगाह डालते हैं। अथर्ववेद में सूर्य का जो मंत्र दिया हुआ है वो ये है। आकृष्णेन रत्सा वर्तमानो निवेश्यत्र अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। दूसरा मंत्र जो है वो है ओम घृणी सूर्य आदित्यो। और तीसरा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य के लिए से जोड़ा गया है, यानी सूर्य के लिए गायत्री मंत्र बहुत इफेक्टिव होता है। आप यहाँ तक कि अगर खुद से और गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र आप करें, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी बार करना है। उसके लिए आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित है, किसी भी तरह से नीच का सूर्य है, तो फिर आपको जन्म कुंडली के सूर्य के दोष के लिए आपको लाइफ लॉन्ग ये करना चाहिए 6000 बार पर ईयर, यानी हर साल 6000 टाइम्स। सूर्य की रेमेडी के लिए 6000 टाइम्स या सूर्य नमस्कार करना है, तो फिर सूर्य नमस्कार ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आपको कम से कम यहाँ पे 21 बार डेली आप करें, तो ये इफेक्टिव होगा एक नियमित तौर पे, क्योंकि जन्म कुंडली में है तो ये आपका परमानेंट दोष है, तो ये लाइफ लॉन्ग करना होगा। इसके अलावा अगर दशा के हिसाब से आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो फिर 6 साल जब तक सूर्य की दशा चलती है, उस दशा की ड्यूरेशन में आपको नियमित तौर से करना है। जो भी मंत्र आपके लिए ज़्यादा ईज़ी है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसको आप स्वयं कर सकें, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक नियमित तौर पे अगर आप सूर्य उपनिषद के हिसाब से मंत्र कर रहे हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्यो, ये कर रहे हैं सूर्य उपनिषद के हिसाब से, जो कि अथर्ववेद का पाठ है, तो ये भी 6000 बार पर ईयर यानी पर साल होना चाहिए महादशा में। और अगर गोचर के हिसाब से कर रहे हैं कि सूर्य छठे, 8वें, 12वें से गुजर रहा है, वैसे आपके जन्म कुंडली में सूर्य बलवान है, तो 1 महीना के लिए छठे में, 1 महीना के लिए 8वें में जब-जब जाते हैं, उस ड्यूरेशन पे आप करते हैं, तो भी आपको सूर्य का मंत्र एक रेगुलर वे में 30 डेज़ के लिए नियमित तौर पे आपको करना चाहिए। वैसे एक कंटिन्यूटी के साथ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। सूर्य के लिए देखिए डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी घड़ी के तरह आप अपने लाइफ को बनाना होगा। सूर्य नमस्कार जो करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, यानी सिंह लग्न वाले खास करके जो सूर्य इनकी लग्न की राशि है, उनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक यानी ब्रह्म मुहूर्त के साथ या सवेरे जल्दी उठना चाहिए और शाम में भी सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या को समाप्त करके जल्दी नींद लेनी चाहिए। तो ये एक घड़ी के साथ उठने बैठने वाली बात है। सूर्य को प्लीज करने के लिए डिसिप्लिन्ड लाइफ, अपफ्रंट ऑनेस्टी के साथ जीना, ये एक सूर्य का नियम है, इससे सूर्य प्रसन्न होते हैं। अगर आपको वसीयत में प्रॉब्लम हो रही है, यानी पिता से वसीयत मिलने में प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, तो यहाँ पे सूर्य की पूजा करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं, देखिए मंगल के उपाय, मंगल के लिए रेमेडीज। अगर जन्म कुंडली में किसी के 8वें स्थान पे मंगल हो या 12वें स्थान पे मंगल हो, या मंगल फिर शनि के साथ हो, या मंगल की युति राहु के साथ या केतु के साथ हो, तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया है कि मंगल का दोष अगर जन्म कुंडली में हो, तो पहली बात है कि जन्म कुंडली में अगर दोष है तो आपको आजीवन यानी लाइफ टाइम रेमेडी करनी चाहिए। और सभी लोग जानते हैं कि मंगल यानी ट्यूसडे, मंगलवार का दिन होता है, तो मंगलवार को खास करके नॉनवेज नहीं खाना है स्पेशली। और मंगलवार के दिन जो मंत्र करना है आपको, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार हर मंगलवार को करना है, कम से कम 21 मंगलवार। ये नियमित तौर पे आप करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप साल में अगर 21 मंगलवार को करते हैं तो आपका मंगल दोष कम होगा, लेकिन अगर जन्म कुंडली में है तो आपको लगातार पूरी लाइफ करना चाहिए। इसके अलावा अगर मंगल की दशा चल रही है आपकी 7 सालों की, तो वो 7 सालों में आपको
मंगल के मंत्र, ये बीज मंत्र है जो अथर्ववेद में दिया हुआ है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सरल लगता है, सिंपल लगता है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं हनुमान चालीसा का। देखिए भाई भाई का कारक है मंगल, तो भाई बहन को तीसरे घर से देखते हैं, तो भाई का कारक है मंगल। अगर भाई से कोई भी डिस्प्यूट हो तो मंगल का उपाय यानी मंगल की पूजा करनी चाहिए। प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो, भूमि कारक है, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड, जायदाद से मेरा मतलब है जमीन फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, कोर्ट केस चल रहा हो या फैमिली में अनबन चल रही हो प्रॉपर्टी को लेकर के, तो मंगल का उपाय इसमें मैंने देखा है बहुत सक्सेसफुल रहता है। मंगल के उपाय में ब्लड डोनेशन भी एक है, क्योंकि ब्लड का कारक है मंगल, तो मंगल के लिए ब्लड डोनेशन किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ नॉर्थ इंडिया में देखिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, और वेस्ट में यानी महाराष्ट्र स्टेट्स में, वेस्टर्न इंडिया में गणेश जी की पूजा करते हैं मंगल के उपाय में। तो यहाँ पे नॉर्थ में हनुमान जी और वेस्ट में गणेश जी। जिम, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज है मंगल उसका कारक है, यानी जिम, स्पोर्ट्स एंड एथलेट। अगर आपको कहीं मान लीजिए सर्जरी आपकी होनी है, अगर किसी वजह से सर्जरी होनी है, तो सर्जरी में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां भी मंगल का उपाय करना चाहिए। तो मंगल का जो बीज मंत्र है वो है ओम अंगारकाय नमः। आप 108 बार हर मंगलवार को करें तो अच्छा रहेगा, या कम से कम साल में 21 मंगलवार तो जरूर करें। मंगलवार के दिन बाल नहीं कटाएं, मंगलवार के दिन आप नॉनवेज ना खाएं, और मंगलवार के दिन आप किसी भी लाल कपड़ा का दान करें। अब आते हैं बुध पे। देखिए बुध जो है ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, बुध का की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका व्यवहार उस ग्रह जैसा हो जाता है, यानी वो मिक्सअप कर जाता है। लेकिन फिर भी बुध के बारे में अगर बात करें तो हर कुछ जो मूविंग है, एवरीथिंग विच इज मूविंग, जैसे मैथमेटिक्स, स्पीच, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बुध से, बुध यानी बुद्धि। तो बुध के लिए बुध जनरली बहुत ज्यादा खराब नहीं करता, ऐसा देखा हुआ है। जब तक कि बुध अगर जन्म किसी का हुआ है गंडांत पे, तो 3 ऐसे नक्षत्र हैं जो बुध के नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती। ये 3 नक्षत्र बुध के हैं, और ये गंडांत डिग्रीज पे बुध के नक्षत्र पड़ते हैं। इसलिए जब किसी का जन्म गंडांत के डिग्रीज पे होता है तो गंडमूल की पूजा होती है। तो यहाँ पे बुध का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध का जो उपाय है, बुध को हम नारद मुनि से जोड़ते हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु को भक्त हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसमें बहुत सक्सेसफुल, कामयाब माना जाता है। ग्रीन, जितनी हरा रंग, तो जो भी आप गार्डनिंग करते हैं, गमलों में पानी डालते हैं, ये सारा बुध का उपाय है। और मिथुन वालों को देखा है मैंने अक्सर कि ये बोलते बहुत हैं, खास करके मिथुन वाले बात मतलब एक्सपर्ट होते हैं बातचीत करने में, तो उनके लिए खास करके मौन व्रत का धारण करना बुध के उपाय में से बहुत सक्सेसफुल है। अब चलते हैं गुरु का। तो गुरु का जो मंत्र है जो बहुत सारे लोग जानते होंगे वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु किसी के लग्न कुंडली में अगर पहले घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी गुरु को फॉलो करता ही करता है, आजीवन वो किसी गुरु को मानता है। और वो गुरु चाहे श्री अरबिंदो हो, नीम करोली बाबा हो, तो कोई ना कोई गुरु को वो फॉलो करता है। तो बृहस्पति के लिए देखिए, बृहस्पतिवार के दिन गेरुआ वस्त्र, गेरुआ वस्त्र खास करके पीला, गेरुआ वस्त्र, पीला कपड़ा, इसका दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे सकते हैं। इसके अलावा थर्सडेज के दिन हेयर कट नहीं लेना, बाल नहीं कटाना, नॉनवेज नहीं खाना, ये सब उपाय हैं। और स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति का रोल जन्म कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान कारक है। और काल पुरुष कुंडली में 9th हाउस, नवम स्थान का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी यहाँ पे बृहस्पति हैं। तो नवम स्थान क्या है? चारों वेद, चारों वेद के गुरु कारक हैं, चारों वेद के। तो यहाँ पे नॉलेज रिलेटेड, अगर किसी को कोई भी नॉलेज रिलेटेड सक्सेस चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स को करियर सक्सेस के लिए, तो गुरु की पूजा यहाँ इस मंत्र से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गुरु देखिए बहुत जल्दी खुश नहीं होते गुरु, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आपको लगातार उपाय यानी कंटिन्यूटी के साथ आपको उसकी रेमेडी करते रहनी चाहिए। चना दाल यानी पीला आइटम जो भी है, गुड़ है, ये आप दान दे सकते हैं। गुरु देखिए कुंडली में कैंसर का भी कारक बन सकता है, क्योंकि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी
फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, नॉलेज, विजडम के अलावा बृहस्पति ग्रोथ देता है। तो ग्रोथ कैंसर जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स या जो भी कैंसर हैं उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा ग्रोथ है। तो बृहस्पति को कैंसर जैसी बीमारी से जोड़ा गया है जहां एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो जाते हैं। तो बृहस्पति का उपाय वहां पे बहुत सक्सेसफुल होता है। लिवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि लिवर आपके बॉडी में वो ऑर्गन है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन यानी फास्टेस्ट रिकवरिंग ऑर्गन आप बोल सकते हैं, ग्रोइंग नहीं, फास्टेस्ट रिकवरिंग ऑर्गन है। खुद ही बहुत जल्दी 6 वीक्स में रिकवर कर जाता है। तो बृहस्पति का लिंक यानी लिवर का लिंक बृहस्पति कारक है लिवर के लिए भी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अगर हैं, खास करके बृहस्पति को फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मिली हुई है, यानी अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको तो यहाँ पे बृहस्पति के उपाय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉलेज के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, प्रोजेनी के लिए स्टेबिलिटी यानी जीवन में अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपकी तो गुरु का उपाय करें। और प्रोजेनी यानी अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे, पंचम स्थान से हम बच्चों को देखते हैं, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो भी गुरु का उपाय किया जाता है। और अगर शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, देखिए शादी में गुरु जब अस्त होता है तो शादी का मुहूर्त नहीं पड़ता। गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु का आशीर्वाद आपके बसावट में, सेटलमेंट में, स्टेबिलिटी में, लाइफ की स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बृहस्पति का उपाय वहां भी किया जाता है। अब गुरु किसी के, मान लीजिए किनको करना चाहिए उपाय, किसी के छठे घर में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति, ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसे व्यक्ति छठे घर का गुरु कर्ज में डुबा सकता है। तो छठे घर का गुरु, अष्टम घर का गुरु और अष्टम घर का गुरु और 12वें घर का गुरु, ये 3 घर में गुरु हो, या गुरु चंडाल बन रहा हो, गुरु राहु के साथ हो, या फिर गुरु केतु के साथ हो, तो इस तरह के अगर दोष हैं जन्म कुंडली में तो आपको आजीवन गुरु का, यानी विष्णु के टेम्पल जाओ, विष्णु के टेम्पल तो नहीं मिलते, कृष्ण के मंदिर जाओ आप, तो कृष्ण के मंदिर आपको हर थर्सडे अगर जा सके, और हो सके ऑफिस के रास्ते आप नियमित तौर पे ऑफिस जाने के पहले अगर आप कृष्ण के मंदिर होते हुए जा सकें तो ये और भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन कृष्ण के मंदिर जाकर के आपको दर्शन करना यहाँ काफी फलदायी हो जाता है। अब शुक्र को देखते हैं। देखिए शुक्र दैत्य गुरु हैं, इनकी रेमेडीज से ये जल्दी खुश हो जाते हैं। पहले चलते हैं, देखिए अगर शुक्र आपके छठे भाव में है या अष्टम स्थान पे है, 8th हाउस पे है, तो जरूर आपके रिलेशनशिप्स, खास करके फीमेल्स के साथ जो रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, छठे में हो या अष्टम स्थान पे हो। तो यहाँ पे देखिए ये दैत्य गुरु है, जल्दी खुश होते हैं। बृहस्पति यानी विष्णु को खुश करने में, रेमेडीज करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन आपको वो, अगर आपके कुंडली में दोष है, बृहस्पति अगर अष्टम स्थान पे है या राहु से ग्रसित है, तो वो उपाय आपको करना है और नियमित तौर पे करना है। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो वो 16 साल की दशा है, लगातार करनी है 16 साल तक। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है तो वो आजीवन करना है। लेकिन शुक्र यहाँ पे जल्दी खुश होते हैं रेमेडीज करने से। अब शुक्र एक फीमेल के कारक है, रिलेशनशिप्स के कारक है, यानी रिश्तों के कारक है, और दैत्य गुरु है, तो इनके लिए ये सुख सुविधा के कारक हैं। तो सुख सुविधा यानी फैशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, स्टाइल्स हो गए, इस तरह की चीजों के कारक है। तो परफ्यूम लगाने से, परफ्यूम, जिनका शुक्र वीक होता है उनको परफ्यूम वगैरह लगाते रहना चाहिए। अत्तर, सूफीज्म में अत्तर भी लगाते हैं, तो अत्तर नहीं लगा सकते तो परफ्यूम लगाइए। इनकी रेमेडी के लिए देखिए श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। श्री सूक्तम जो है ये 15 श्लोक का मंत्र है, ऋग्वेद में दिया गया है, 30 लाइनों का है, 15 श्लोक है। तो श्री सूक्तम बहुत सारे लोग जानते होंगे। श्री सूक्तम का पाठ सुनने से नहीं, मतलब मेरे बोलने से सिर्फ आप सुन के चले जाए उससे नहीं, आपको यूट्यूब चैनल पे लगा करके आप उसको सुन सकते हैं नियमित तौर पे। वो लक्ष्मी जी का आह्वान है, उनको बुला करके उनकी पूजा और उनको प्रसन्न करके उनकी आह्वान की जाती है। श्री सूक्तम ऋग्वेद में दिया गया है, दैत्य गुरु। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 6, नंबर 6 जो है ये शुक्र का रिप्रेजेंट करता है। तो अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, यानी जो अच्छी एम्बियंस हो, एम्बियंस अच्छी हो और स्टाइलिश हो। इसके अलावा सफेद वस्त्र धारण करना, इसके अलावा फ्लावर्स वगैरह आपके आसपास जरूर रखे हो, यानी फूल आपके आसपास जरूर रखे हो। ये एक रूटीन में भी आप ला सकते हैं। शुक्र की महादशा जो होती है ये 20 सालों की होती है।
तो जिसके शुक्र अगर मान लीजिए ये छठे भाव में है या अष्टम स्थान पे, देखिए 12वें स्थान में शुक्र, क्योंकि 12वां स्थान बेडरूम है, तो शुक्र यहाँ 12वें स्थान पे अच्छा माना गया है। शुक्र छठे और अष्टम स्थान पे यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लाइफ में ला सकते हैं, तो ये रेमेडीज होती है। शनि पे आते हैं। शनि का देखिए मंत्र है, शनि का मंत्र है ओम काक ध्वजाय विदम्हे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदेह प्रचोदयात्। इसके अलावा मंगल की पूजा यानी हनुमान चालीसा का पाठ शनि के उपाय में से बहुत इफेक्टिव उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग सब जानते होंगे। शनि की साढ़े सती में भी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, और शनि का मंत्र जो मैंने आपको बताया वो आप नियमित तौर पे कर सकते हैं। तो 19 सालों की महादशा है शनि की। शनि फिर से, शनि छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, यानी दुश्मनों का नाश करते हैं। 6th हाउस में शनि यहाँ अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अष्टम स्थान पे शनि देखिए 8th हाउस में, यहाँ अगर शनि हो गए 8th हाउस में या 12वें घर में कुंडली में, यहाँ सिर्फ 8 और 12वां की बात नहीं है, या 6, 8, 12 की बात नहीं है। कुंडली में और भी कई तरीके से यहाँ पे मेलेफिक रिजल्ट्स दे सकते हैं शनि। शनि अगर राहु के साथ हो जाए, शनि अगर सूर्य के साथ हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस हो जाती है जन्म कुंडली में, चाहे ट्रांजिट में, गोचर में। तो वहां पे शनि का एक शनि चालीसा है, शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित तौर पे जाप कर सकते हैं। नियमित तौर पे, खास करके शनिवार के दिन आपको करना ही करना चाहिए। ब्लैक कलर अवॉइड करें, शनिवार के दिन काला कपड़ा ना पहने, शनि को और स्ट्रांग ना करें। अगर कुंडली में शनि आपके प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है और उसको आप स्ट्रांग करने लग गए ब्लैक कलर पहन करके, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 और 8, खास करके नंबर 8 जो है, नंबर 8 अवॉइड करें। अगर घर का नंबर 8 है तो मेरी एक न्यूमरोलॉजी पे वीडियो अलग से है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें चेंजेस ला करके आप आने वाले टाइम पे, यानी 6 महीना 1 साल में धीरे धीरे उस नंबर को ऐड करके, 8 नंबर के साथ आप ऐड करके उसका टोटल नंबर 6 ले आइए, ताकि वो शुक्र का नंबर हो। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन पर है तो वहां पे आपकी डेस्टिनी चेंज करने लग जाएगी। न्यूमरोलॉजी की बुक है कीरो। कीरो ने इस बात का पूरी तरह से दावा किया है अपने बुक में। 16th सेंचुरी में कीरो हुए थे, और न्यूमरोलॉजी के मास्टर आज तक कीरो ही हैं। कीरो की बुक से ही पढ़ करके, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट की बाइबल है वो कीरो। तो नंबर 6 आपके घर के नंबर, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो नंबर 6 का टोटल कीजिए। अगर घर का नंबर आपका 8 है, यहाँ तक कि 4 भी है, तो 4 भी आगे 2 पेपर पे लिख करके प्रिंट करके आप घर के आगे 2, अगर मान लीजिए आपके घर का नंबर 4 है, A4 या E4 या B4, तो आप घर के आगे 2 नंबर पेपर पे प्रिंट करके लगा सकते हैं, जिससे कि टोटल 4 + 2 6 आ जाएगा। तो ऐसे में कीरो ने भी अपने बुक में मेंशन किया है कि 6 मंथ्स 1 ईयर में जनरली डेस्टिनी चेंज होने लगती है। उसको और स्ट्रांग ना करे शनि के नंबर को काला कपड़ा पहन करके। ऐसे शनि के लिए देखिए, अक्सर जो लोग नंबर 8 से गवर्न्ड होते हैं, उनके आप देखिएगा कि जब वो कहीं भी जाते हैं, अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको नंबर 4 मिलेगा या 8 मिलेगा या 13 मिलेगा या 17 मिलेगा, जिसका टोटल 4 होता है। 7 और 1 8 होता है, 13 का टोटल 4 8 4 होता है, 22 का टोटल 4 होता है, फिर 26 का टोटल 8 होता है। तो इस तरह के नंबर्स उनका लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं, चाहे वो आपके फ्लाइट के टिकट का नंबर हो, चाहे वो आपके गेट पास का नंबर हो, कहीं भी विजिट कर रहे हो तो या किसी कुर्सी पे जाके रिसेप्शन में या पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क की, तो वहां भी आपको ये नंबर्स फॉलो करते मिलेंगे। शनि के लिए हनुमान चालीसा और शनि के लिए रुद्र सूक्तम का भी, यानी शिव जी की भी उपासना की जाती है शनि की रेमेडी के लिए। शनि आयु के कारक हैं। अगर अष्टम स्थान पे बैठ गए यहाँ पे, तो लंबी आयु तो जरूर देंगे, लेकिन वो आयु तकलीफ वाली हो जाती है, यानी लंबी आयु के साथ साथ लंबे टाइम तक आपको बीमार रखेंगे। अगर अष्टम स्थान पे शनि है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे सिचुएशन में भी रुद्र सूक्तम का पाठ, महामृत्युंजय का पाठ, अगर शनि 8वें घर में है तो, और सूर्यास्त के बाद का जो दिन का टाइम होता है, वो टाइम, यानी जो ढलता हुआ दिन है, वो टाइम वृद्धावस्था, दिन का जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था इंसान के वृद्धावस्था को शनि रूल करता है, तो दिन का जो वृद्धावस्था है वो सायंकाल है, यानी इवनिंग टाइम है। तो इवनिंग टाइम से शनि बली हो जाता है, और इसलिए जो मकर और कुंभ वाले हैं
वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं सनसेट के बाद से, और सिंह लग्न की राशि वाले दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनको दिन में ही एक्टिव रहना चाहिए। अगर वो चाहेंगे कि मैं लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह करूँ, तो अगर फ्रीक्वेंट ये होना शुरू हो जाएगा तो उनकी लाइफ में धीरे-धीरे फॉल आनी शुरू हो जाती है। तो सूर्यास्त के बाद देखिए यहाँ पे वृद्धाश्रम में जाकर के डोनेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है शनि की रेमेडीज में। इस बात को ध्यान रखिए, खास करके वृद्ध लोगों को, जिसका कारक शनि वृद्ध लोगों का कारक है। तो वृद्ध लोगों की सेवा, और वृद्ध घर में परिवार में भी जो वृद्ध हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो भी, उनके कारक भी शनि हैं। उनकी सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं, और महादशा इनकी 19 साल की होती है। इसलिए शनि को खुश करने में, प्रसन्न करने में ये एक टास्क मास्टर हैं। कैग मैं बोलता हूँ इनको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ऑफ वर्ल्ड हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, यानी आपके कर्मों का फल ब्लैक एंड व्हाइट ब्लूप्रिंट में एक ऑडिटर की तरह ला करके रख देते हैं। तो यहाँ पे इनको अपने कर्मों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो 19 साल की दशा होती है, काफ़ी लंबी अवधि इनको महादशा विंशोत्तरी में भी मिला हुआ है। तो ये उनका उपाय एक नियमित तौर पे बिना फ्रस्ट्रेशन किए, लेकिन एक बात याद रखिए कि शनि इज़ अबाउट डिले नॉट डिनायल, यानी शनि लाइफ में देता ज़रूर है, डिले के साथ देता है, फ्रस्ट्रेशन के साथ देता है। आप किसी मकर वाले से बात करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में चेंजेस कितने स्लो होते हैं। या फिर सेकंड में लाइन में आप कुंभ वाले से बात करके देखिए, तो उनके लाइफ में चेंजेस बहुत धीरे-धीरे होते हैं। तो शनि इज़ अबाउट डिले नॉट डिनायल, इस बात को याद रखिए। तो महामृत्युंजय का जाप मैंने शनि अगर 8वें स्थान पे इसके लिए बताया है, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। ये मंत्र है, शनिवार के दिन 108 बार पढ़ करके नारियल को बहते हुए जल में आप प्रवाह कर सकते हैं। वैसे उपाय बहुत सारे हैं, सब लोगों को अलग-अलग उपाय पता होगा। कोई सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके पीपल के पेड़ के पास जाके शनिवार के दिन लोगों को रखते मैंने अक्सर देखा है। इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं। तो उपाय आप जो भी करें, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप ह्यूमन बीइंग, यानी आप वृद्ध लोगों की सेवा करें, ये सबसे सक्सेसफुल उपाय में से मानता हूँ। और नग जो है, ये एक मिथ्या है कि शनि अगर वीक है, या बहुत सारे मिसयूज हैं जो नीली या नीलम लोग पहनते हैं। याद रखिए, नीलम एक आपको पैसिव बना देता है, यानी आप डिटैच्ड हो जाते हैं, आप में एक विरक्ति सी आ जाती है जब आप नीलम का लंबे टाइम तक धारण करते हैं। तो बिना प्रॉपर एडवाइस के नीलम का भी धारण ना करें। शुक्र के लिए देखिए, शुक्र के लिए अगर डायमंड आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो डायमंड पहनिए। अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस फिर आप अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, जिसको ज़िरकॉन बोलते हैं। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अमेरिकन डायमंड का है, वो भी 4.54 है, जो जिस तरह से लाइट उसमें से पास करती है। आप अमेरिकन डायमंड को भी अगर लाइट के अगेंस्ट, बल्ब के अगेंस्ट रख करके देखेंगे, तो सारे कलर्स रेनबो की तरह आपको पेपर पे नजर आएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5 है अमेरिकन डायमंड का भी, एग्जैक्टली जो सिंथेटिक स्टोन है, लेकिन इम्पैक्ट उसका वही आता है जो डायमंड का आता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकें तो डायमंड बेस्ट स्टोन है शुक्र के लिए। तो शनि के लिए नीलम है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल एडवाइस के बाद ही नीलम का धारण करें, और कितने टाइम धारण करना है इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं राहु और केतु पे। देखिए, राहु और केतु क्योंकि सांप है, और शिव जी ने अपने गले में सांप धारण किया हुआ है। शिव जी ने मस्तक पे चंद्रमा और गले में सांप धारण किया हुआ है, इसलिए शिव जी का रुद्र सूक्तम, यहाँ पर भी रुद्र सूक्तम का पाठ होता है। और इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम, क्योंकि विष्णु ने ही सबसे पहले राहु केतु को अमृत पीते पहचाना था, उनको बताया था, और वो पहचान करके उन्होंने अस्त्र चलाया था। ये कहानी सभी लोग जानते हैं। तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ यहाँ राहु के उपाय के लिए। राहु कुंडली में दादा पक्ष, यानी पितृ साइड के जो लोग हैं, वो दादा का रिप्रेजेंटेशन है। अगर राहु कुंडली में कहीं भी है, तो वहां के नक्षत्र और वहां के ग्रह की पोजीशंस देख करके आप बता सकते हैं कि किसी की कुंडली में उसके दादा कैसे थे। और केतु मैटरनल साइड, यानी माता की तरफ के, माँ के खानदान के लोगों के लिए देखा जाता है। तो ये शिव की आराधना, शिव पूजा, और माया फैलाता है राहु, इस बात को ध्यान रखिए। इल्यूजन फैलाता है। गुरु चंडाल, अगर मान लीजिए राहु और गुरु सप्तम स्थान पे आ गए, गुरु सप्तम स्थान पे और राहु यहाँ पे, तो आप
को आपके स्पाउस के कारण यानी पति या पत्नी के कारण कोई बड़ी बदनामी का सामना लाइफ में करना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग कब आएगी वो एक अलग कहानी है, वो टाइमिंग तब आएगी जब ये प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे गोचर से और आपकी दशा और अंतर्दशा से। तो राहु में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, रुद्र सूक्तम करना, और केतु देखिए धड़ है, तो केतु में अगर कहीं भगवान न करे लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, किसी की डेथ हुई है, तो आप चादर लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि धड़ का पाठ है तो शरीर को ढकना, तो वो चादर आप लेके जाएं। और इसके अलावा जो उपाय है वो है कि आप कंबल दान करें। ढकने का जो होता है कंबल, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज को आप दे सकते हैं, या जो भिखारी हैं उनको दान दे सकते हैं। जो भी पुअर या गरीब लोग हैं उनको आप कंबल, खास करके जैसे विंटर्स हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी में आप कंबल दान दे सकते हैं, चादर दान दे सकते हैं लोगों को। तो केतु का पूरा मकसद है मंदिर का झंडा केतु का प्रतीक है। तो यहाँ पे केतु देखिए ये माया फैलाता है, ये केतु विरक्ति देता है, इस बात को ध्यान रखिए। केतु विरक्ति देता है और राहु माया फैलाता है। तो केतु मंदिर का झंडा है, आप मंदिर में झंडा डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं राहु और केतु का। अब देखिए अगर सूर्य के लिए मैं नग रत्न के बारे में यानी जेमस्टोन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी कवर कर लेता हूं। उसमें सूर्य के लिए रूबी यानी माणिक अनामिका फिंगर में पहनी जाती है, इस फिंगर में। लेकिन अगेन बिना स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के खुद से गूगल से देख करके एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत समझ करके आप कि यश सम्मान का प्रतीक है इसलिए मैं पहन लेता हूँ, तो ऐसा होता तो सब लोग हमेशा जिंदगी भर मल्टीविटामिन ही खाते रहते। वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी फिर यूज टू हो जाएगी और फूड का मतलब ही नहीं रह जाएगा। फूड उसको रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो मल्टीविटामिन के फॉर्म पे, तो खाना से मल्टीविटामिन क्यों निकालेगी। उसी तरह से अलग अलग परसेप्शन से हर चीज के इस बात को समझिए। और माणिक भी बहुत स्पेसिफाइड प्रिस्क्रिप्शन पर ही पहनना चाहिए। ये एक मूडी स्टोन है, फिर से रिपीट कर देता हूं इस लाइन को, ये एक मूडी स्टोन है। सूर्य की दशा अगर चल रही हो, सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, यानी सूर्य अगर मान लीजिए आपके 8वें 12 या सूर्य की युति राहु के साथ है, तो वहां दोष हो जाता है, ग्रहण दोष हो जाता है, या सूर्य शनि के साथ है, तो माणिक का तब बहुत सेलेक्टिवली प्रिस्क्राइब्ड वे में आप जेम स्टोन्स को पहने, और कितने ड्यूरेशन के लिए पहनना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता एक ही वीडियो में, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सूर्य के लिए माणिक हो गया, चंद्रमा के लिए मोती, आप लोग सब जानते हैं 108 प्रकार की मोती होती है। लिटिल फिंगर यानी कानी उंगली में पहना जाता है मंडे के दिन, सोमवार के दिन ओम सोमाय नमः बोल करके रात भर कच्चे दूध में उसको छोड़ा जाता है चांदी के बर्तन में, और सुबह मिश्री वगैरह लगा करके आप मोती पहन सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को हो गया। मंगल के लिए मूंगा। लेकिन कोई भी जेमस्टोन पहने, इस बात का ध्यान रखें कि जेमस्टोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कहने को आपने पुखराज पहन लिया बृहस्पति के लिए, या नीलम पहन लिया शनि के लिए, या तो पुखराज और नीलम खास करके मैंने देखा है क्योंकि एक्सपेंसिव स्टोन्स है। मांडिक भी बहुत एक्सपेंसिव है, वैसे तो नवरत्न ही अपने आप में ही एक्सपेंसिव है, लेकिन नवरत्न मैं रत्नों को इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं करता। उसकी वजह है कि आज से पहले के जमाने में इनको 9 लखा जो बोलते थे, तो उस जमाने में वो लाख लाख रुपए के आते थे। तो आज के ज़माने में बहुत कॉस्टली, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस और बिज़नेसमैन ही क्रिस्टल क्लियर यानी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जिसमें जाली नहीं बनी हो, जिसमें अंदर क्रैक्स नज़र ना आए, ऐसे स्टोन ही, दूषित स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उससे अच्छा है आप ना पहने या उसका सब्स्टिट्यूट पहने। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर पहनते भी हैं तो स्टोन्स का। इसलिए मैं प्रमोट नहीं करता, तो रेमेडीज़ में मंत्र का मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, मंत्रों पे, और कितनी बार करना चाहिए ये भी मैंने कोशिश किया है कवर करने का दशा के हिसाब से। जैसे केतु का 7,000 है फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति का 16,000 है, ये हर साल होना चाहिए। तो इस तरह के रेमेडीज हैं जिसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, सो दैट आपको ड्यू बेनिफिट मिल सके ज्योतिष का। तो ये था कंप्लीट वीडियो रेमेडीज के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।